देश की राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल से ही यूपी में बीजेपी का दबदबा बढ़ना शुरू हो गया था। उससे पहले 20 साल तक यूपी में क्षेत्रीय दलों ने राज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी ने यूपी पर राज किया है तो वो है देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस। करीब 33 साल तक यूपी में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। लेकिन अब आलम यह है कि वही कांग्रेस यूपी में अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। एक वक्त ऐसा था जब देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश हुआ करता था, जिसे हिलाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आजादी के बाद बने पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, उनके दामाद फिरोज गांधी, बेटी इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक पूरा नेहरू गांधी कुनबा यूपी की सरजमीन से ही राजनीति में एंट्री लेता और चुनाव लड़ता आया है। आंकड़े बताते हैं कि पूरे 33 साल यूपी में कांग्रेस ने राज किया है। 1984 में जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी, उस समय कांग्रेस ने 85 से 83 लोकसभा सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन आज उसी यूपी में कांग्रेस का बस एक सांसद और 2 विधायक बचे हैं। और अब सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा में जाने के फैसले के बाद ना तो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में यूपी में कांग्रेस का एक भी सांसद बचा है। मौजूदा दौर यानी 2024 में 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी में कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक बचे हैं। यूपी में कांग्रेस के हालात इतने खराब हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी को 6.4% और विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2.3% ही वोट मिले थे। कभी यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस इस चुनाव में महज 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, जो आजादी के बाद से अब तक सबसे कम आंकड़ा है। आप कह सकते हैं कि यूपी की सियासत से कांग्रेस विलुप्त होने की कगार पर है। आखिर क्या वजह है इसकी? क्यों यूपी पर राज करने वाली कांग्रेस आज हाशिए पर आ गई है? इन सब सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमें उस दौर में लौटना पड़ेगा जहां से कांग्रेस यूपी में कमजोर होने लगी थी। ये वो वक्त था जब इंदिरा की मौत के बाद राजीव गांधी की सरकार बनी थी। 84 में राजीव की सरकार बनने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने देश के साथ साथ यूपी में भी कांग्रेस के पतन की नींव रख दी थी। पहली घटना साल 1985 का शाहबानो केस। साल 1985-86 का शाहबानो केस तो याद होगा आपको। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार से जुड़ी एक याचिका के तहत तलाक के बाद गुजारे भत्ते के एक मामले में इंदौर की शाहबानो के हक में फैसला सुनाया था। इससे मुस्लिम महिलाएं तो खुश थीं, लेकिन मर्दों को कोर्ट का ये फैसला नागवार गुजरा। मुस्लिम उलेमाओं ने इसे अपने पर्सनल लॉ में दखल मानते हुए कोर्ट के फैसले का पुरजोर विरोध किया। इससे राजीव गांधी को अपनी सरकार जाने का खतरा लगने लगा था और इसी दबाव में राजीव ने मई 1986 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिसके बाद उनकी सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे और हिंदू संगठनों ने उनके विरोध में मोर्चा खोल दिया था। अब हिंदुओं को कैसे मनाया जाए, इसके लिए राजीव गांधी सरकार ने सालों से बंद पड़े राम मंदिर का ताला खुलवा दिया। लेकिन उनका ये दांव भी उल्टा पड़ गया। अब राजीव के इस फैसले से मुस्लिम वोटर्स ने कांग्रेस से दूरी बना ली और इस तरह से कांग्रेस के पाले से हिंदू और मुसलमान दोनों ही निकल गए। दूसरी घटना साल 1987 में हुआ बोफोर्स कांड। 12 अप्रैल 1987 को राजीव सरकार में रक्षा मंत्री रहे वीपी सिंह ने पीएम हाउस जाकर अपना इस्तीफा दे दिया। राजीव गांधी उस वक्त अपने घर पर नहीं थे। जैसे ही वो घर आए, उन्हें वीपी सिंह का इस्तीफा मिला। राजीव ने बिना कोई सवाल जवाब किए और बिना वजह जाने सिंह का इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया। उस घटना में 3-4 दिन बाद स्वीडन रेडियो ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया और आरोप लगाया कि बोफोर्स तोप के सौदे के लिए भारत की टॉप लीडरशिप और रक्षा अधिकारियों को रिश्वत दी गई है। चाय की टपरी से लेकर सियासी गलियारों तक इस खबर ने भूचाल ला दिया था। इस घोटाले के खुलासे से राजीव गांधी सरकार विवादों में घिर गई। उस वक्त वीपी सिंह के दिए इस्तीफे को भी बोफोर्स कांड से जोड़कर देखा गया। इस घटना के 1 महीने बाद 16 मई के दिन भरी गर्मी में कांग्रेस ने दिल्ली में एक बड़ी रैली की। मंच पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी भाषण दे रहे थे और नीचे कार्यकर्ताओं के बीच छुपकर वीपी सिंह वो भाषण सुन रहे थे। भाषण में राजीव गांधी ने कहा, भारत की आजादी कब छिनी? जब मीर जाफर और जयचंद जैसे गद्दारों ने विदेशी ताकतों से हाथ मिलाया। ऐसे लोगों से आप भी सतर्क रहें।
ऐसे लोग विदेशी ताकतों से हाथ मिलाकर देश के हितों को बेच रहे हैं। भाषण के दौरान राजीव का इशारा साफ तौर पर वीपी सिंह पर ही था, जिसे सुनकर वो काफी नाराज हुए, लेकिन बिना कुछ कहे वहां से चले गए। उन्होंने तय कर लिया कि कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। वो राजीव गांधी के खिलाफ बागी तेवर अपना चुके थे, लिहाजा उन्होंने गांधी परिवार के करीबी अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान जैसे बड़े कांग्रेसी नेताओं को साथ लेकर जन मोर्चा बनाया। दूसरी तरफ बोफोर्स घोटाले में राजीव के साथ इलाहाबाद से सांसद रहे अमिताभ बच्चन का भी नाम जुड़ गया था, जिससे उनकी इमेज खराब हो रही थी। दबाव में आकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे जून 1988 में इलाहाबाद सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया गया। राजीव को चैलेंज करने वाले वीपी सिंह जन मोर्चा की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से सुनील शास्त्री मैदान में उतरे। शास्त्री को जिताने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन जीत वीपी सिंह को मिली। उसी वक्त कांग्रेस फैजाबाद और मेरठ जिले में हुए उपचुनाव भी हार गई थी। कांग्रेस का बुरा दौर शुरू हो चुका था। वीपी सिंह राजीव गांधी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक नया हथकंडा अपनाया। वो जिस भी जगह जनसभा करने जाते थे, अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाल कर कहते थे, मेरे पास राजीव गांधी के स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है। उनके इन भाषणों से राजीव दबाव में आने लगे थे। एक दिन जनसत्ता अखबार में लिखा गया, राजीव के स्विस बैंक अकाउंट का नंबर 99921 PU है। इसी में बोफोर्स सौदे के कमीशन से मिले करीब 8 करोड़ रुपए जमा है। ये खाता लोटस के नाम पर है। वीपी सिंह के मुताबिक लोटस और राजीव का मतलब एक ही है। वीपी सिंह लगातार ये दावा भी कर रहे थे कि अगर ये बात गलत निकली तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी किताब एक जिंदगी काफी नहीं में बताते हैं कि वीपी सिंह ने बोफोर्स के मुद्दे को जिस तरह उछाला, ये देश की जनता के सामने भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया। इसका नतीजा ये रहा कि 1984 के लोकसभा में यूपी में 83 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 1989 के चुनाव में 15 सीटों पर सिमट कर रह गई और विधानसभा चुनाव में 269 से सीधे 94 सीटों पर आ गिरी। राजीव गांधी की सरकार चली गई और जनता दल के वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और इस तरह पहली बार केंद्र और यूपी दोनों जगह जनता दल की सरकार बनी और कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा। 1990 का दौर था जब मंडल बनाम कमंडल की राजनीति शुरू हो चुकी थी। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा की शुरुआत की। यात्रा आगे बढ़ी तो बिहार में आडवाणी की और लखनऊ में वाजपेयी की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद 30 नवंबर 1990 को अयोध्या में भयानक गोलीकांड हुआ, जिसमें 11 कार सेवकों की जान गई। बीजेपी ने मुलायम सिंह पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए और उन्हें मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा। दरअसल आजादी के बाद से ही ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित कांग्रेस के कोर वोटर्स हुआ करते थे। इन्हीं के दम पर कांग्रेस ने यूपी पर लंबे समय तक राज किया, लेकिन मंडल कमंडल की राजनीति ने कांग्रेस का किला ध्वस्त कर दिया था। आडवाणी की रथ यात्रा की वजह से ब्राह्मण बीजेपी के पाले में चले गए और मुस्लिम यादव समाजवादी के पाले में। बचे दलित वोटर्स तो वो मायावती की बसपा में शिफ्ट हो गए। तो इस तरह कांग्रेस का कट्टर कोर वोटर टुकड़ों में बंट गया और फिर कांग्रेस कभी यूपी की सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। वक्त के साथ साथ कांग्रेस की सीटें और वोट शेयर घटता चला गया। अब आपको यूपी में कांग्रेस के खात्मे की 2 मुख्य वजह बताते हैं। पहली वजह पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह है कि उसने वक्त के साथ खुद को अपडेट नहीं किया। ना तो वो गांधी परिवार से आगे बढ़कर किसी बड़े नेता को यूपी में उतार सके और ना ही पहले की तरह बुनियादी स्तर पर अपने कैडर को मजबूत कर सके। जैसे आज बीजेपी के लिए आरएसएस जमीनी स्तर पर काम करती है, ठीक वैसे ही कभी कांग्रेस के लिए कांग्रेस सेवा दल काम करती थी। इसके गली मोहल्लों में अच्छी पकड़ थी। पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करते थे, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप की अनदेखी की वजह से कांग्रेस सेवा दल धीरे धीरे खत्म हो गया। नतीजा ये हुआ कि अब गांव कस्बों में कांग्रेस का नाम तक लेने वाला कोई नहीं है। दूसरी वजह पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो कांग्रेस ने कभी यूपी में बैठकर यूपी की राजनीति नहीं की। नेहरू से लेकर सोनिया, राहुल, प्रियंका तक सभी दिल्ली में बैठकर यूपी को चलाने की कोशिश करते रहे। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी और जैसे जैसे क्षेत्रीय दलों का उदय होता गया, कांग्रेस का जनाधार खत्म होता गया। अब अंत में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यूपी में कांग्रेस की वापसी हो सकती है या नहीं।
इस सवाल का जवाब जानने के लिए जब ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत की गई तो पता चला कांग्रेस यूपी में इस वक्त सबसे खराब दौर से गुजर रही है। लोकल लोगों से बात करके पता चला कि गांधी परिवार की वजह से ही रायबरेली की देश में पहचान बनी है। इसी वजह से अब भी कुछ लोग रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लेकिन किसी नेता के जमीन पर ना दिखने से नाराज भी हैं। राहुल प्रियंका भी चुनाव के वक्त ही नजर आते हैं, फिर दोनों जिलों को भूल जाते हैं। यूपी की आम जनता का मानना है कि जिस तरह कांग्रेस अभी चुनाव लड़ रही है, उससे लगता है कि वो बीजेपी के आगे घुटने टेक चुकी है। सिर्फ चुनाव के वक्त ही अमेठी या रायबरेली की चर्चा होती है। आखिर कब तक इंदिरा और राजीव गांधी की बोई फसल को काटेगी कांग्रेस? खैर, आम जनता का सवाल तो सही है, लेकिन उनके सवालों का जवाब देने वाला शायद कांग्रेस में कोई नहीं है। हम भी कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं। 4 जून को पता चल ही जाएगा कि यूपी से कांग्रेस का रिश्ता बचता है या फिर टूट जाता है। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।